नमस्कार। आज हम मुगलों के आने से ठीक पहले के भारत के इतिहास पर नजर डालेंगे। हमारे पास दिल्ली सल्तनत के 320 सालों यानी 1206 से 1526 तक का एक बहुत ही दिलचस्प ब्यौरा है। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों की नहीं है। ये समझने की कोशिश है कि कैसे एक साम्राज्य बना और फिर बिखर गया। हाँ, और हमारा मकसद इन 3 सदियों में शासन करने वाले 5 अलग-अलग वंशों की कहानी को समझना है। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। हम देखेंगे कि कैसे एक वंश का अंत दूसरे की शुरुआत बना और कैसे इस पूरे दौर का अंत भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखता है। चलिए इस दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं। तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। शुरुआत होती है गुलाम वंश से। 1206 में हाँ। संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। उन्होंने ही दिल्ली को राजधानी बनाया और मशहूर कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया। लेकिन उनकी कहानी का अंत बड़ा नाटकीय है। पोलो खेलते हुए जी। लाहौर में घोड़े से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई। तो क्या ये कह सकते हैं कि उन्होंने बस एक शुरुआत की थी? बिल्कुल कह सकते हैं। देखिए, ऐबक संस्थापक तो थे, लेकिन सल्तनत का वास्तविक संस्थापक उनके दामाद इल्तुतमिश को आना जाता है। अच्छा, वास्तविक संस्थापक। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि इल्तुतमिश ने ही सल्तनत को संगठित किया। उन्होंने इक्ता व्यवस्था लागू की। एकता व्यवस्था वो क्या थी? एक तरह से ये प्रशासन का एक जीनियस तरीका था। उन्होंने सरदारों को नकद वेतन के बदले जमीन दी, जहां से वो टैक्स वसूलते थे। इससे केंद्र को दूर के इलाकों पर नियंत्रण मिला। मतलब ये सिर्फ वेतन नहीं बल्कि कंट्रोल करने का एक तरीका भी था। बिल्कुल। और उन्होंने अर्थव्यवस्था को भी स्थिर किया। चांदी के टंका और तांबे के जीतल जैसे सिक्के चलाए। और हाँ, कुतुब मीनार को भी उन्होंने ही पूरा करवाया। और यहीं पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। इल्तुतमिश के बाद आई रजियान सुल्तान, भारत की पहली महिला शासक। एक बहुत ही योग्य शासक, लेकिन उनका समय उनके साथ नहीं था। हाँ, एक योग्य शासक होने के बावजूद उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा और उनका शासनकाल बहुत छोटा रहा। बिल्कुल। उस वक्त तुर्की सरदारों का एक गुट था, 40 दल, जो सत्ता पर असली पकड़ बनाए रखना चाहता था। उन्हें एक महिला से हुक्म लेना गवारा नहीं था। रजिया की हार असल में उस दौर की सोच की जीत थी। तो इस 40 दल को किसी ने तो काबू में किया होगा। हाँ, और वो थे बलबन, इस वंश के एक और महत्वपूर्ण सुल्तान। उन्होंने लोहा और खून की कठोर नीति अपनाई। लोहा और खून सुनने में ही बहुत क्रूर लगता है। और थी भी। उनका मानना था कि राजा वो धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, जिल्ले इलाही। उन्होंने सुल्तान के पद को इतना ऊपर उठा दिया कि कोई सरदार उनके सामने सिर न उठा सके। उनका शासन अपनी क्रूरता और नियंत्रण के लिए जाना जाता था। तो गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश का दौर आया। यहाँ एक बड़ा बदलाव दिखता है। हाँ, इसे खिलजी क्रांति भी कहते हैं। सत्ता अब सिर्फ तुर्की नस्ल के लोगों तक सीमित नहीं रही। संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे, जो अपनी उदार नीति के लिए जाने जाते थे। बिल्कुल। लेकिन इस वंश का सबसे बड़ा नाम तो अलाउद्दीन खिलजी है। जलालुद्दीन के भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी। वो एक क्रांतिकारी सुधारक थे। उनकी बाजार नियंत्रण प्रणाली उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही अनोखा कदम था। बाजार नियंत्रण प्रणाली मतलब उन्होंने चीजों की कीमतें तय कर दी। हर चीज की, सुई से लेकर घोड़े तक। इसके पीछे एक बहुत बड़ी सैन्य सोच थी। उन्हें एक विशाल स्थायी सेना रखनी थी, पर खजाना सीमित था। तो उन्होंने सैनिकों का वेतन बढ़ाने के बजाय उनका खर्च कम कर दिया। सही पकड़ा आपने। अगर बाजार में सब कुछ सस्ता मिलेगा तो सैनिकों को कम वेतन में भी गुजारा करने में आसानी होगी। हाँ, ये एक तरह का आर्थिक इंजीनियरिंग था। कमाल है। और उनकी विजयों का क्या? नोट्स में दक्षिण भारत अभियान का जिक्र है। हाँ, ये भी एक मील का पत्थर था। उनके सेनापति मलिक काफूर ने दक्षिण भारत तक सफलतापूर्वक अभियान चलाए। तो क्या उन्होंने दक्षिण पर कब्जा कर लिया था? नहीं, यहाँ भी उनकी सोच अलग थी। उन्होंने दक्षिण के राजाओं को हराया, उनसे दौलत वसूली और उन्हें अपना अधीन शासक बना लिया, जो दिल्ली को टैक्स भेजते थे। ये सीधा कब्जा करने से ज्यादा प्रैक्टिकल था। तो अलाउद्दीन खिलजी का दौर सैन्य ताकत और प्रशासनिक सुधारों का एक मिश्रण था। बिल्कुल, एक बहुत ही मजबूत दौर था सल्तनत का। खिलजी के बाद तुगलक वंश आया। संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन इस वंश में सबसे ज्यादा चर्चा मोहम्मद बिन तुगलक की होती है। भारतीय इतिहास के शायद सबसे विवादास्पद सुल्तान। हाँ, उन्हें उनके प्रयोगों के लिए जाना जाता है। कुछ लोग उन्हें पागल कहते हैं, कुछ विजनरी। और यहीं पर यह सवाल उठता है कि उनके प्रयोगों को असफल क्यों कहा जाता है।
जैसे राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद बदलना। हाँ, ये तो एक बहुत बड़ा कदम था। ऐसा क्यों किया उन्होंने? देखिए, कागज पर यह विचार अच्छा था। दौलताबाद भारत के बीच में था, मंगोलों के हमले से सुरक्षित था और वहां से उत्तर और दक्षिण दोनों पर नजर रखी जा सकती थी। तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ हुई उसे लागू करने में। उन्होंने सिर्फ दफ्तर नहीं बल्कि दिल्ली की पूरी आबादी को दौलताबाद चलने का हुक्म दे दिया। वो एक भयानक यात्रा थी, हजारों लोग रास्ते में ही मर गए और अंत में योजना को रद्द करना पड़ा। मतलब सोच अच्छी थी पर एग्जीक्यूशन पूरी तरह विफल रहा। बिल्कुल। यही कहानी उनकी दूसरी बड़ी योजना की भी है, सांकेतिक मुद्रा। अच्छा, तांबे के सिक्के चलाना? हाँ, उस समय दुनिया में चांदी की कमी थी, तो उन्होंने तांबे के सिक्के चलाए जिनका मूल्य चांदी के बराबर तय कर दिया गया। आज हम इसे टोकन करेंसी कहते हैं। ये तो समय से बहुत आगे की सोच लगती है। थी, लेकिन वो एक चीज भूल गए, नकल को रोकना। हर घर में टकसाल खुल गई, लोगों ने धड़ाधड़ नकली सिक्के बनाने शुरू कर दिए। ओह, तो पूरी अर्थव्यवस्था ही बिगड़ गई होगी। पूरी तरह बाजार नकली सिक्कों से भर गया। आखिर में सुल्तान को सरकारी खजाने से असली सोने चांदी के सिक्के देकर वो तांबे के सिक्के वापस लेने पड़े। खजाना लगभग खाली हो गया। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? क्या तुगलक वंश में सब कुछ असफल ही रहा? नहीं, ऐसा नहीं है। उनके बाद आए फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे रचनात्मक काम किए। अच्छा। जैसे उन्होंने नहरें बनवाई जिससे खेती को बहुत फायदा हुआ, कई तरह के करों में राहत दी और गुलामों के कल्याण के लिए एक अलग विभाग भी बनाया। तो एक ही वंश में हमें दो बिल्कुल अलग तरह के शासक देखने को मिलते हैं। एक प्रयोग करने वाला और दूसरा निर्माण करने वाला। बिल्कुल। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश का एक छोटा और कमजोर दौर आया। हाँ, ये सल्तनत के पतन का दौर था। 1398 में तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली को तबाह कर दिया था। सल्तनत की कमर टूट चुकी थी। तो सैयद वंश बस उसी खंडर पर राज कर रहा था। एक तरह से वो इतने कमजोर थे कि खुद को सुल्तान भी नहीं कहते थे, बल्कि तैमूर के प्रतिनिधि के तौर पर राज करते थे। सल्तनत तब दिल्ली से पालम तक ही सिमट गई थी। और इसके बाद अंतिम वंश लोधी वंश आया। ये पहले अफगान शासक थे। हाँ, संस्थापक बहलोल लोधी थे। उनके बाद सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की। आगरा, जो बाद में मुगलों के लिए इतना महत्वपूर्ण बना। जी, उन्होंने आगरा को अपनी राजधानी बनाया ताकि राजस्थान के राजपूत राजाओं पर बेहतर नियंत्रण रख सकें। और फिर आते हैं अंतिम सुल्तान, इब्राहिम लोदी। यहीं से कहानी मुगलों से जुड़ती है। बिल्कुल। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो लोदी की हार की वजह क्या थी? सेना तो उनके पास बहुत बड़ी थी। सेना बड़ी थी, लेकिन इब्राहिम लोदी एक कह सकते हैं घमंडी सुल्तान था। उसने अपने ही अफगान सरदारों का अपमान किया, जिससे वो उसके खिलाफ हो गए। मतलब अंदरूनी कलह। हाँ, उसी के कुछ सरदारों और रिश्तेदारों ने बाबर को दिल्ली पर हमला करने का न्योता दिया था। और युद्ध के मैदान में बाबर के पास तोपें थीं, जो लोदी की सेना के लिए एक नई और भयानक चीज थी। और बस वहीं पर इब्राहिम लोदी की हार हुई। ये सिर्फ एक राजा की हार नहीं थी, ये दिल्ली सल्तनत का अंत था और भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत थी। तो चलिए इन 320 सालों की कहानी के सबसे जरूरी नुकात को फिर से दोहराते हैं। संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। और वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। पहली महिला शासक रजिया सुल्तान। हाँ, बाजार नियंत्रण के लिए कौन मशहूर हुआ? अलाउद्दीन खिलजी। और वो सुल्तान जिनके प्रयोग असफल रहे? मोहम्मद बिन तुगलक। और अंतिम सुल्तान? इब्राहिम लोदी। और वो निर्णायक युद्ध जिसने सब कुछ बदल दिया? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। ये सूची इस पूरे दौर को याद रखने का एक बेहतरीन जरिया है। ये दिखाती है कि कैसे अलग अलग शासकों ने अपनी नीतियों से सल्तनत को आकार दिया। किसी ने उसे मजबूत किया, किसी ने विस्तार दिया, और किसी की नीतियों ने उसे पतन की ओर धकेल दिया। तो ये थी दिल्ली सल्तनत के 5 वंशों की कहानी। एक ऐसी कहानी जो कुतुब मीनार की नींव से शुरू होकर पानीपत के मैदान में खत्म होती है। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। क्या 1526 में सल्तनत का सिर्फ अंत हुआ, या उसकी प्रशासनिक, सैन्य और आर्थिक विरासत किसी न किसी रूप में आने वाले मुगल साम्राज्य का आधार बनी? ये एक सोचने वाली बात है। क्या ये एक साफ अंत था, या एक नए अध्याय की नींव जो पुरानी नींव पर ही रखी गई थी?